मुझे लगता है कि आपको वो दौर याद होगा, आप रहे होंगे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में बड़ा खुल के बोला था और फिर हमारी मौजूदा सरकार भारत की सरकार ने खुल के इज़राइल का पक्ष लिया। क्या ये भारत सरकार की जो पॉलिसी थी पहले अटैक में एकदम इज़राइल के पक्ष में खड़े हो जाना, इज़राइल के समर्थन में बात करना, जो अमेरिका कर रहा है वो भारत के हित में था या अहित में था? एक तरफ चल रहा है यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ अब शुरू हो गया मिडल ईस्ट वॉर, एंड इफ समथिंग हैपेंस ऑन द चाइना साइड टू ताइवान, इट विल बी ए वर्ल्ड वॉर 3। जो अमेरिका के मूल के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इंडिया के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिका के रुख को, अपने ही देश के रुख को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स डोंट पे मच अटेंशन टू इंडिया. Let's not have any wrong idea. They don't care. It is not part of their equation. I would look at the history of last 75 years. That does not mean I would justify violence. But the answer to violence cannot be through violence. ठीक बात है। I'm still Gandhian. Okay? I will not answer violence with violence. Because in that process, innocent people get hurt, affected. अमेरिका की भूमिका को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि अमेरिका को अपने हथियार, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए वो इजराइल के पक्ष में जा रहा है। Everywhere I am finding that people are losing confidence and trust in their governments. Everywhere. People have a different view than the government. People don't want fights. Nobody wants violence. But state promotes certain level of violence. नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमास के हमले की मैं तारीफ नहीं करता, मैं उसे बुज़दिली मानता हूं। किसी की भी हत्या को मैं बुज़दिली मानता हूं, लेकिन हमास के आतंकवादी कायराना हमले के बाद जो इजराइल ने किया, वो उसको मैं 1000 गुना ज़्यादा कायराना कदम मानता हूं। सोचिए, आप किसी भी अस्पताल पर आप मिसाइल दागते समय ये सोचते नहीं हैं कि वहां पे महिलाएं, बच्चे, बेकसूर लोग होंगे, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। उनका क्या कसूर था? आपने कुछ आतंकवादियों ने आपके ऊपर देश पे हमला किया, आप उन आतंकवादियों पे काबू नहीं पा सकते, मार नहीं सकते। गुस्से में आप पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, लोगों को मार देंगे, मिसाइल डाल देंगे। अमेरिका आके इजराइल के साथ खड़ा हो गया। जिस समय अस्पताल से लाशें निकल रही थी, महिलाओं की निकल रही थी, बच्चों की निकल रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपा रहे थे। हमास के हमले के तुरंत बाद भारत खड़ा हो गया इजराइल के साथ और सबसे बड़ी गलती कर गया। भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका था, कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति वार्ता का कोशिश करेंगे। हम महात्मा गांधी के देश हैं, एक दुनिया में हमारा नाम बढ़ता, लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े हो गए। अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हो गया क्योंकि उसको वहां हथियार बेचने हैं। सोचिए आप, जो राष्ट्र केवल हथियार बेचने के लिए युद्ध में किसी राष्ट्र को झोंक दे, आग लगा दे, हत्याएं करा दे, वो राष्ट्र कैसे हो? लेकिन बाइडेन को वो अंदाजा नहीं था, सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका में तूफान मच गया। अमेरिका में लोग सड़कों पर आ गए और अपनी ही सरकार का विरोध करने लगे। वो कहा कि हम आपको मध्यस्थता की बात करनी चाहिए थी, आपको शांति की बात करनी चाहिए थी, आप इजराइल की पीठ कैसे थपथपा सकते हैं जिसने मासूमों पर मिसाइल डाल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति को लग रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए। किसी भी राष्ट्र की शान ऐसे ही लोग होते हैं जो शांति की बात करते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, और जो हिंसा की बात करता है वो किसी भी राष्ट्र का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। अमेरिका के हालात क्या हैं? अमेरिका में राष्ट्रपति का विरोध क्यों हो रहा है? इन सब की पड़ताल बहुत जरूरी है, और ये सबक भी जरूरी है तमाम दुनिया के देशों के लिए जो सोचते हैं वो अपनी ताकत पर, अपने हथियारों की ताकत पर एक बड़ी सल्तनत को ऐसी ढा देंगे, खत्म कर देंगे, इंसानियत को मार देंगे। तो मैं आज आपको अमेरिका लेके चलता हूं, अमेरिका के एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो मूलतः भारतीय हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च
पुरस्कारों से और एक दो नहीं दर्जनों पुरस्कारों से नवाजा गया है। ना जाने कितनी पीएचडी करी है भारत में। मैं और आप जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, जिस संचार तंत्र से बात कर रहे हैं, उन्हीं की देन है भारत में। आप समझ गए होंगे मैं सैम पित्रोदा जी की बात कर रहा हूं, शिकागो में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया मुझसे इस बातचीत में कि अमेरिका में कितना गुस्सा है। और सैम पित्रोदा ने कहा कि हर हालत में शांति की बात होनी चाहिए, गांधी के ख्यालों की बात होनी चाहिए। दुनिया में जो लोग सोच रहे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका में आखिर कितना विरोध हो रहा है इजराइल के साथ खड़े होने का। रिक्वेस्ट है पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि अगर इसमें आप इन शांति की बात में अपनी सहमति दे रहे हैं तो बताइएगा। आपको लगता है कि भारत ने गलत किया इजराइल के साथ खड़े होकर तो बताइएगा, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। मैं सीधा चलता हूं सैम पित्रोदा जी के पास। सैम सर, ये देश की राजनीति की बात हुई और मैं थोड़े से विषय से अलग चलना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया डरी हुई है और सहमी हुई है, और ख़ास तौर से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के रवैये से डरी हुई है। इजराइल में और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, और जिस तरह अस्पतालों में हम रॉकेट मिसाइल गिरी, अब 500,000 लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए हैं। भारत शुरुआत में एक तरफा इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आया, बाद में बयान चेंज करने की कोशिश करी। दो सवाल आपसे, चूंकि आप पूरी दुनिया के तमाम मुल्क के शीर्ष स्तर के नेताओं से संवाद करते रहते हैं, इस युद्ध को क्या रोका जा सकता था, और दुनिया के ताकतवर देशों की क्या भूमिका है? न्यायपूर्ण भूमिका का अदा किया उन्होंने, या फिर वो एक विनाश की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं? देखिए, आई एम वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो माय सिंपैथीज आर विथ all those innocent people and their families who died, got hurt, displaced on both sides, on the sides of Palestinians and on the side of Israelis. They are all people, innocent people, who are caught in this violence. Unfortunately, world has focused on violence as the instrument to negotiate injustice, power, control, benefits. हमें बहुत चिंता होती है क्योंकि एक तरफ चल रहा है यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ अब शुरू हो गया मिडल ईस्ट वॉर, and if something happens on the China side to Taiwan, it will be a World War III. All of a sudden, पूरा अटेंशन चला गया यूक्रेन से पैलेस्टीन इजराइल वॉर में। अमेरिका will have to supply more equipment, more help. That means perhaps less help to Ukraine. आज सुबह ही हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम 30 लोग हर वीक मिलते हैं ऑन जूम। उसमें हमारे एक दोस्त हैं दिव्येश मेहता, उन्होंने बड़ी अच्छी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस की इसकी कि भाई ये वॉर से अमेरिका इज गोइंग टू बी ओवर एक्सटेंडेड एंड द एडवांटेज वुड बी फॉर रशिया एंड चाइना। यही प्रॉब्लम नेगोशिएशन से सेटल हो सकता था। इट इज सैड दैट अटैक वाज लॉन्च ऑन इजराइल। Those who did that should be punished, but in the process, innocent people can't suffer the way they are suffering. I am surprised that Israel could openly say that vacate the whole area and displace 1 million people because we have enemy in your neighborhood. I mean, how can you tell this to 1 million people that leave your home, go somewhere, we don't care where you go? It is not human. So my sympathies are always with poor, underprivileged,
weaker. I'm for the underdog, always. Because they need help. Unfortunately, जो हमने दुनिया क्रिएट की है अभी, they only worship power and profit. People don't worship poverty. People don't pay attention to the needs of the people. Ukraine may be poor people are suffering. Gaza may be poor people are suffering. And everyone is focused on fighting to negotiate. ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि why don't they use non-violence as an instrument to negotiate on the table? United Nations has become irrelevant. उनको तो कोई पूछता ही नहीं है. कभी कभी जनरल सेक्रेटरी बोल देते हैं कुछ. They are not on the scene. America has taken a strong position with Israel. India has also taken a strong position with Israel. But look at the suffering of the people there. ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम को देखना है इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि लास्ट 75 ईयर से वहां क्या हो रहा है. मैं तो गया हूं पैलेस्टाइन. ओके. I went to Palestine to look at their telecom infrastructure. ओके. On behalf of WorldTel UN. ये कौन से सन की बात है? कौन से सन की बात है? कब गए होंगे सर आप? 97, 98 की तरफ मैं तब वहां रहा. तनाव था इन दोनों देशों में तब भी इतना? बहुत तनाव था. मैं आपको बताऊं, जब मैं पर्सनल स्टोरी बताऊं आपको कि मैं जब गया वहां तो जब वापिस आ रहा था वहां से तो इजराइल इमिग्रेशन ने मुझे पूछा कि आप कहां गए थे. तो मैंने बताया कि मैं पैलेस्टाइन गया था. तो एकदम सब बदल गया. बिल्कुल 4-5 लोग आ गए, उनके हेड आ गए, बोले क्यों गए थे, क्यों नहीं. एक तो मैं नॉर्मल नहीं दिखता. आई डोंट लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन बिकॉज ऑफ माई हेयर एंड ऑल. प्लस आई एम डार्क. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि क्यों गए थे, क्या करते हैं आप. तो मैंने बताया कि मैं तो एक बैंक का चेयरमैन हूं. तो उनको तो मानने ही नहीं आया. हमारे आगे जो पर्सन था, he used to work for me, white man. They let him go, but they sort of harassed me for 45 minutes and I said to them, I said, देखा आपने जो वो आदमी को जाने दिया ना, वो आदमी प्लेन नहीं पकड़ सकता because I am delayed. ये माइंडसेट है, समझे. बोले आप क्यों गए थे उनका टेलीकॉम देखने. मैंने बोला बिकॉज उनका टेलीकॉम रिक्वायर सम अटेंशन. ओके. सो ये एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि वहां की एटीट्यूड कैसी है, समझे. राधर सिंह कि ठीक है आप गए थे उनका टेलीकॉम सुधारने, अच्छी बात है, लेकिन जब आप जाएं पैलेस्टाइन में तब आपको लगता है कि इट इज ए prison. It is not a free zone. You can feel it. Okay. अब ये सब चीजें समझने की जरूरत है. जो हमास ने किया cannot be justified. We agree. लेकिन at the same time we cannot justify what has been happening to people of Palestine for last 75 years. It is just not acceptable. इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. अब देखिए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आर नाउ कमिंग टुगेदर विथ अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, बट दिस प्रॉब्लम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. Okay, you have squeezed large number of people in a small little
place which is almost like a slum. So there will be reaction of some तो kind. सेम सर एक आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका के प्रभावशाली लोगों में से हैं। अमेरिका की भूमिका को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अमेरिका को अपने हथियार, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए वो इजराइल के पक्ष में जा रहा है कि आप हथियारों का इस्तेमाल करिए, और जो मुल्क हथियार बेच के पैसा कमाने की दौड़ में हो, वो मुल्क शांति की बात फिर क्यों करेगा? अमेरिका में क्या इसका विरोध हो रहा है? अमेरिका के लोग इसका बहुत विरोध कर सारे रहे कहाँ हैं? विरोध हो रहा है, बिल्कुल विरोध हो रहा है। आप देखिए, सी, हमें देश और देश के लोग में जो फर्क है वो सोचना है। स्टेट इज वन थिंग and the people of the country are another things. Everywhere I am finding that people are losing confidence and trust in their governments. Everywhere. People have a different view than the government. People don't want fights. Nobody wants violence. But state promotes certain level of violence. Okay. People of America don't want war in Ukraine. They didn't want war in Vietnam. I was there at that time. I was drafted to go to Vietnam. I was supposed to go to Vietnam. Okay. At that time, all of us resisted Vietnam War. देखिए क्या हुआ वियतनाम में, देखिए क्या हुआ इराक वॉर में। ये बड़े बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं ना। ठीक बात है। बुश के टाइम में बोल दिया कि भाई देयर इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक, तो लगा दिया। देखिए लीबिया में क्या हुआ। ये वायलेंस पे जो ध्यान देते हैं ना, उससे गरीबों को बहुत नुकसान होता है। ठीक बात है, मासूम होते हैं लोग, वही मारे जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, आप देखिए टेलीविजन में छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है? ओके, आप उनको मुझे लगता है कि आपको वो दौर याद होगा, आप रहे होंगे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़ा खुल के बोला था, और फिर हमारी मौजूदा सरकार, भारत की सरकार ने खुल के इजराइल का पक्ष लिया। क्या ये भारत सरकार की जो पॉलिसी थी, पहले अटैक में एकदम इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाना, इजराइल के समर्थन में बात करना, जो अमेरिका कर रहा है, वो भारत के हित में था या अहित में था? वो तो भारत सरकार को सोचना है। एज ए सिटीजन, as an independent thinker, I would always take side of the underprivileged, people who have been taken advantage of. I would look at the history of last 75 years. That does not mean I would justify violence. But the answer to violence cannot be through violence. ठीक बात है। I'm still Gandhian. Okay. I will not answer violence with violence, because in that process, innocent people get hurt, affected. अब 1 मिलियन लोग आप देखिए कि कार में बैठ के अपना बैग में सामान लेकर जा रहे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे? ओके, जाइए आप इजिप्ट की बॉर्डर पे, वहां दरवाजे बंद है। ओके, ये कैसे सहन हो सकता है हम लोगों से? सेम सर, जो भारत जिस तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ, अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो, और टोटल अमेरिका के इंटेलेक्चुअल में भारत के प्रति ये पॉजिटिव गया, सकारात्मक गया, या भारत के लिए नकारात्मक, नेगेटिव रहा? मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे 2 टाइप के भारतीय हैं। एक ब्लाइंड फेथ में मंदिर वाले, टेंपल वाले, जो बीजेपी के साथ हैं, दे बिलीव बीजेपी कैन डू नो रॉन्ग, फाइन, दैट देयर प्रिविलेज। दूसरा क्लास है दैट इज मोर कंसर्न अबाउट आइडियोलॉजी, विचारधारा, दे थिंक मोर अबाउट फ्यूचर। That group
I'm sure, would feel that there was no need to take side immediately. Mm. Okay? There is no need to jump the gun. Mm. Let it settle down, understand larger issues, Mm. don't have knee-jerk reaction, Mm. and don't support violence against violence. ठीक बात है। और जो अमेरिका के मूल के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इंडिया के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिका के रुख को, अपने ही देश के रुख को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स don't pay much attention to India. Let's not have any wrong idea. They don't care. It is not part of their equation. Okay, they are more concerned about China, Russia, Europe, UK, Latin America. India is not on their radar. It is India who thinks that we are a superpower, we are big Vishwa Guru. It's all bogus. सैम सर, हम तो यहाँ पे टीवी चैनल चलाते हैं, हम आज तक देखते हैं, एबीपी देखते हैं, तो लगते हैं कि उसमें सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप कल्याकत ये बताते रहते हैं अमेरिका डर गया मोदी जी के आगे, अमेरिका कांपने लगा मोदी जी के आगे, अमेरिका ने फोन किया मोदी जी को। ऐसा लगता है कि बाइडेन बिना मोदी जी से पूछे कुछ करते नहीं होंगे, और आप कह रहे हैं कि सब बकवास, सब झूठ। आप यहाँ आइए शिकागो में, 100 लोग को बाहर स्ट्रीट में पूछिए, दे विल टेल यू। Okay, but if you go and ask 100 temple walas, you'll get different answer. So it all depends. You see, data can be manipulated. And people manipulate data. They have one version. Okay, उनका objective क्या है? Why would anybody in America care about what is going on in India today? Not much. Okay, they have very little interest. Okay, unless there are people like us who are born and raised in India, who have connections in India, friends in India. That's a different group. But average Mexican American, average African American, average white American has no idea of what is going on in India, has no interest in it at all. It is not part of their equation. China is. Russia is. Europe is because they have relatives in Europe. Latin America is because it is next door. Mexico is next door. So it is wrong to project all these false messages. लेकिन सैम सर, ये तो एक परेशानी, बड़ी बात ये है कि हम लगातार अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका पाकिस्तान से पहले ही खराब थे, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा अब जब बाहर जाएंगे, कनाडा से पिछले दिनों कितने तल्ख हो गए हमारे रिश्ते। तो दुनिया के सारे मुल्क अगर हम इस तरह उपेक्षित करेंगे, हम पीछे छोड़ जाएंगे, तो भारत की ताकत तो दुनिया में कम होती चली जाएगी, हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं लोगों से। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सैम सर, आप खुद भी एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, क्या आप मानते हैं विदेश मंत्री किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से विदेश नीति फ्लॉप हुई है इंडिया की, जिस तरह से छोटे-छोटे मुल्कों ने हमें आँख दिखाई है, हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो लोग कहने लगे हैं कि आईएएस अफसर को, रिटायर्ड आईएएस अफसर को आप विदेश मंत्री बनाएँगे तो उसका नतीजा यही होगा। तो दुनिया में जो हमारी स्थिति बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है? खराब होती है स्थिति के पीछे कारण क्या है? देखिए, विदेश विचारधारा हैज टू डू विथ योर basic philosophy, your own idea of what India stands for. सबसे पहले तो you have to make friends with your neighbors. You cannot antagonize your neighbors and hope to achieve anything in the long run. We have been fighting with Pakistan for 75 years. We always blame them for everything. We are a big nation, and we must act like a big nation and take some hit. In the family, if you are a big brother,
Of course, people will hit you once in a while, but that's where your bigness comes in. Okay, you can't settle score all the time and still be big. If Big Brother says, I'm going to settle score with everybody all the time, you're no longer big. So, first, foreign policy, according to me, should be focused on neighborhood, making sure that the entire South Asia gets integrated in a nice way. We handle terrorism collectively, and we create open trade in South Asia where everybody flourishes. We sort of become the key to transparent borders where people can move freely. Art, culture, education, health would become a focus. Then you can move on to Middle East because that's our big next neighbor where we have large number of people. Then our relationship with China, our relationship with Soviet Union. These are all important foreign policy issues. Foreign policy is not about our relationship just with the US. Foreign policy is not about our relationship with money, business, trade. Our relationship with Africa is a big challenge. Okay. So it depends. And I think your earlier question about, professional versus sort of politician depends. It depends. Okay. I think it basically depends on the overall philosophy. See, our founding fathers had a very clear idea of non-aligned movement, and it's not out of fashion. A lot of people, I saw an article in Wall Street Journal by somebody saying India is old-fashioned. No. It is not fashionable to fight. Okay. It is always right to focus on non-violence, to negotiate your differences. We are not barbaric people. We are living in 21st century. We can reason. We can discuss, debate, understand each other. It may take a little longer time. Immediate need of the hour in Middle East to have ceasefire. Immediately. Somebody has to say, no more weapons, ceasefire, rather than saying, supply more weapon, go on fighting more, get more people out. It's all wrong direction. You got to stand up today. A country like India should stand up and say, we will promote ceasefire right now. ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सेम सर, ये बताइए, मुझे भारत के पास मौका था, बहुत बड़ा मौका था, अगर वो आगे बढ़ के कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वार्ता करा सकते हैं, तो शायद भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होता ना दुनिया में ये। बिल्कुल। It is not about a मौका. It is about the right thing to do. Right thing, बिल्कुल सही बात है। Okay. अब ऐसा नहीं है मुझे देश को विश्व गुरु बनाना है इससे। No. That's not the goal. Goal is, it is the right thing to do. ठीक बात for the people. And we have to do the right things. आप गांधी के देश में हैं, तो आप कह भी सकते थे कि हम शांति की बात करना चाहते हैं। We have to take moral high ground. We are a nation, we are perhaps a unique nation that we never fought with anybody. Except with minor fights with Pakistan. We never went conquering countries. Look at our history. We were powerful enough. At one time, India was the largest economy in the world. We didn't go on capturing land. We could have started capturing Bahrain. We could have started capturing Middle East. We could have started capturing, Thailand and everything. No one ever did that because that is India.
ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। सैम साहब, मैं आखिर में ये और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस समय पूरी दुनिया रो रही थी और अस्पताल की वो तस्वीरें देखकर जहाँ बच्चे और महिलाओं के शव पड़े हुए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे थे। उस घटना का क्या विरोध में लोग सड़कों पे भी आए हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत प्रदर्शन हुआ है, सब जगह हुआ है, शिकागो में हुआ है, वॉशिंगटन में हुआ है। आप देखिए, हुँ। in every major cities, people have come together in favor of sort of basically saying we need ceasefire, stop this madness. तो ये Okay, बात अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ में क्यों नहीं आ रही कि उनके देश में इतना विरोध हो रहा है, तो वो क्यों सीज़फायर की बात ना करके इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? but we can ask the same question about Ukraine. We could have asked the same question about Vietnam, about Syria, हुँ, about Iraq. Okay, ये हमारी दृष्टि से वर्ल्ड वॉर 2 का जो माइंडसेट है वो अभी बदला नहीं है। 75 साल के बाद लोग वही सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ वैसा फिर होगा, सो वी शुड फाइट वॉर विथ वॉर। In this day and age, we have to change our thinking and say we will not fight war with war. We will fight war with non-violence, ठीक बात है। conversations, negotiations, respect for each other, concern for the poor people, innocent people who are being killed. ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। सैम साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, या आने वाले समय में यह अमेरिका के लिए खराब डिसीजन साबित होगा, विरोध होगा? दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, not just America, because innocent people will be killed. More and more people will be displaced. Whether they go east or they go west, they will be displaced. And the cost of that is very high. Okay. And like I said, if this conflict gives an idea to China to create another little mischief in Taiwan, you got 3 big conflicts. Conflict in Ukraine, in Middle East, and in Asia Pacific. You got a serious problem now. Okay? And I hope people think about these things. And who are the winners and who are the losers in this conflict? And what is the price that world will pay for these 3 conflicts together? See, all of a sudden, because of Israel-Palestine war, Ukraine is on the back burner. Canada, Khalistan issue is on the back burner. Nobody's talking about it. Taiwan issue is on the back burner. Okay. North Korea is on the back burner. But you got to think about all of these issues. And the only solution is non-violence. Violence is not the solution. बिल्कुल ठीक बात है सैम सर, और गांधी के देश के लोग तो ये बात हमेशा से कहते रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शुक्रिया सैम सर, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. तो ये थे सैम पित्रोदा। आपने सुना कि अमेरिका कितनी बड़ी गलती कर गया, आने वाले समय में अमेरिका को कितना भुगतना होगा। गाजा से 10 लाख लोग खाली करके कहां जाएंगे, कोई नहीं सोच रहा। भारत को अभी भी आगे बढ़ना चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच शांति की बात की पहल करनी चाहिए। हमारी पहचान अहिंसा से है, हिंसा से नहीं। हमारी हिंसा की मानसिकता को दुनिया नकार रही है। ये सारी बातें आपने सुनी, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।